आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बर्थ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। चैप्टर है हमारा फ्रॉम ट्रेडिंग टू टेरिटरीज, यानी कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे इंडिया जो है वो कॉलोनाइज हुआ था और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बर्थ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कि कैसे इंडिया में ब्रिटिश आर्मी का जन्म हुआ था। ठीक है, सबसे पहले समझिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी नीडेड अ वेल ट्रेन्ड आर्मी टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपैंड इट्स इंडियन ट्रेड सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वेल क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड आर्मी चाहिए थी, जो अच्छा खासा लड़ाई लड़ सकते थे। क्योंकि इंडियन जो थे वो ज्यादा हद तक हथियार यूज करना नहीं जानते थे, मैक्सिमम वेपन जो वो यूज करते थे वो तलवार ढाल थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भी उनकी आर्मी में आए, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो आउटसाइडर हो, वो वेल ट्रेन्ड हो। और इसी के लिए उन लोगों ने 18th सेंचुरी में क्या किया, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। यूरोपियन सोल्जर और इंडियन सोल्जर को एक साथ रख करके ट्रेन किया, जिससे कि वो हथियार चलाना सीख सके, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीख सके, डिसिप्लिन रह सके और गन पाउडर वगैरह का इस्तेमाल सीख सके। इज इट क्लियर? और इस तरीके से उन लोगों ने इंडिया में इंडियन ब्रिटिश आर्मी बनाई। ठीक है, देखो, कंपनी रेज्ड एन आर्मी एट मद्रास बाय ट्रेनिंग मिक्स्ड बैंड ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, बॉम्बे एंड कलकत्ता आल्सो हैड अ सेपरेट आर्मी। और बॉम्बे और कलकत्ता में भी इन लोगों ने अपनी सेपरेट आर्मी खड़ी कर दी। किस बेसिस पर? इन्होंने प्रीटेक्स्ट क्या दिया कि हम अपनी कंपनियों के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए हम लोग सोल्जर ला रहे हैं, एक्चुअली बॉडीगार्ड ला रहे हैं। और ये एक्चुअल में क्या कर रहे थे, ये आर्मी तैयार कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इनकी आर्मी अब 3 जगह हो चुकी थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। क्लियर है यहां तक? चलिए, सिपोइज किने कहा? जो इंडियंस ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते थे उन्हें सिपोइज कहा जाता था। हिंदी में इसको कहा जाता है सिपाही, और ये वर्ड पर्शियन वर्ड से निकाला गया था, जिसका मतलब होता है सोल्जर। क्लियर है? क्योंकि वो सिपाही नहीं बोल सकते तो वो क्या बोलते थे, सिपोइज बोलते थे। ये कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कंपनी बनते बनते पॉलिटिकल पावर बन गई। तो पहला, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो उनके पास चैलेंजेस थे कुछ सुपर पावर्स को हराना। नंबर 1 मुगल, ठीक। नंबर 2 नवाब ऑफ बंगाल, जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी थी। निजाम्स ऑफ हैदराबाद, हैदर अली ऑफ मैसूर, एंड 5th वन इज मराठास ऑफ दक्कन। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल कमजोर पड़ गए थे। सबने पढ़ा है क्लास 7 में कि 1707 में जैसे औरंगजेब मरा मुगल कमजोर हो गए। तो मुगलों का टेंशन क्या खत्म? मेन टेंशन ऑफ कौन था? नवाब ऑफ बंगाल। और इसीलिए इन्हें बंगाल को कैप्चर करना जरूरी था। तो कहानी शुरू होती है बंगाल से। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल में हमें ये जानना है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर किया। फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता। सबसे पहले सब कलकत्ता शहर कैसे बना था? 1651 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली इंडस्ट्री जो है वो कलकत्ता में बसाई। कब? 1651 में। ठीक है, हुगली नदी के पास। एंड लेटर ऑन वहां पर उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि दैट दे विल पे 3000 रुपीज एनुअली, यानी वो 3000 रुपए एनुअली पे करेंगे। किसको? मुगलों को, सो कॉल्ड नवाब को, ताकि उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक का सामना नहीं करना पड़े। कब? 1651 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1686 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर दिया। क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि जो राइट कंपनी ने उन्हें दिया था उसका वो मिसयूज कर रहे थे। इज इट क्लियर? तो मिसयूज कर रहे थे, और क्योंकि औरंगजेब बहुत ताकतवर था इसीलिए उसने अपने पावर का यूज करके कंपनी पे अटैक डिक्लेयर किया और कंपनी को डिफीट कर दिया। बाद में कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बहुत ज्यादा पैसे दिए उन्होंने, औरंगजेब को पे किए। और औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं होगा, तुम ट्रेड फ्री, ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, यानी कोई टैक्स नहीं भरोगे, सीधा अमाउंट मुझे पे करना। इज इट क्लियर? तो 1686 में कंपनी को औरंगजेब ने डिफीट कर दिया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, जिसके बाद मुगल जो है वो सक्सेशनशिप के वॉर में फंस जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, 1690 में जॉब चैरनॉक, रिमेंबर द नेम, जॉब चैरनॉक, ही वाज द पर्सन जिसने एक किला बनाया, एक्चुअली एक फैक्ट्री बनाई और बाद में उसे किले की तरह कन्वर्ट कर दिया और उसे नाम दिया फोर्ट विलियम। क्या नाम दिया? फोर्ट विलियम। ठीक है, अब जहां पे, क्योंकि ये लोग टैक्स पे कर रहे थे, तो जहां पे भी इनकी इंडस्ट्री होती थी उसके आसपास के विलेजेस जो होते थे या जो रीजन होता था वो इनके कंट्रोल में आ जाता था। ऐसा गवर्नर ने रूल निकाल दिया था। सो कंपनी को जमींदारी मिल गया। जमींदारी समझते क्या होता है? राइट टू कलेक्ट टैक्स। जब आपको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाए उसको जमींदारी कहा जाता है। तो कंपनी को जमींदारी मिल गया। कहां कहां का? सुतनाती और 2 अलग विलेजेस में गोविंदपुरम थे।
और इन्हीं 2-3 जगहों को मिलाकर कालीकट, गोविंदपुर और सातुल्य, इन 3 जगहों को मिलाकर के कलकत्ता का फॉर्मेशन लिया गया था, फोर्ट विलियम इंक्लूड करके। ये 3 विलेजेस और फोर्ट विलियम मिलकर के आगे चलके कलकत्ता बने। इज इट क्लियर? कब? 1690 में। ठीक है, अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। अब अगली टॉपिक जो है हमारा वो है कि कैसे बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतभेद हो गया था, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। सबसे पहला समझो, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था उस वक्त का, और बंगाल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था कंपनी को, और कंपनी को ऑलरेडी ये राइट मिला था कि उन्हें किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है किसी और को, डायरेक्ट टैक्स उन्हें राजा को देना है। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस राइट का मिसयूज किया, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया। बंगाल ट्रेड फेट्स enormous wealth to company and they had duty free tax but company servant misused the right। और कंपनी के जो सर्वेंट थे उन्होंने इस राइट का गलत इस्तेमाल किया। वो प्राइवेट ट्रेड कैरी कर रहे थे और इसलिए जो पैसा बंगाल के नवाब को मिलना था वो नहीं मिला, जिसकी वजह से बंगाल को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। और इसीलिए बंगाल का जो नवाब था वो कंपनी के लिए हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल समझते हो, यानी बगावत होता है, बागी हो गया। ठीक, टिल मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी तक पहले मुर्शिद अली कुली खान थे। ठीक है, ये बंगाल के नवाब थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारा रोक लगाया। उसके बाद अगला नवाब बना अलवर्दी खान। अलवर्दी खान ने कंपनी में भी काफी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे, उसके फोर्टिफिकेशन को रोक के रखा, यानी उन्होंने सीधा कहा था कि आप इंडस्ट्री चलाइए लेकिन किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को आप किले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, 1756 सिराजुद्दौला नवाब बनता है, कहाँ का? बंगाल का, और वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होता है कंपनी को। ठीक है, जैसे भी कंपनी उसके ऑर्डर को टाल देती थी, कभी कभी उसके ऑर्डर को इग्नोर कर देती थी, बस उसने कंपनी के ऊपर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि विदाउट माय परमिशन यू कैन नॉट फोर्टिफाई एनी ऑफ द फोर्ट, और ना ही आप किसी नई जगह पे जाकर के टैक्स कलेक्शन का काम कर सकते हैं। Is it clear? He drove English out of the Calcutta for expanding fortification against his order and misusing trading right। उसने कलकत्ता से कंपनी को बाहर निकाल दिया, कहा कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपने मेरी मर्जी के अगेंस्ट फोर्टिफिकेशन किया है। ठीक है, बट रॉबर्ट क्लाइव soon took the charge, और तुरंत ही रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने कंपनी के फोर्सेस को, यानी कंपनी की जो सेना बंगाल में थी उसका चार्ज ले लिया और उसने कंपनी के पोजीशन को रीस्टोर कर दिया। अब याद होगा रॉबर्ट क्लाइव वो इंसान था जिसने एंग्लो फ्रेंच वॉर, यानी जो कर्नाटिक वॉर हुए थे उसमें ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था। ठीक है, और ये काफी शातिर लीडर था, इसलिए इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन को वापस से बंगाल में रिस्टोर कर दिया। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।